ईरान। ये नाम सुनते ही दिमाग में अक्सर क्या आता है? शायद राजनीति, शायद कुछ सुर्खियां। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी का बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा हो? चलिए, आज ईरान की उन परतों को खोलते हैं जिनके बारे में दुनिया में बहुत कम बात होती है। काफी दमदार बात है ना। ऐसा लगता है जैसे ये हमें एक ऐसे सफर पर ले जाने का वादा कर रही है जो हमारी सारी धारणाओं को बदल कर रख देगा। तो चलिए इस वादे को पूरा करते हैं और उस भूली बिसरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अपने इस सफर की शुरुआत हम ईरान की दोहरी पहचान को समझने से करते हैं। एक तरफ इसका हजारों साल पुराना गहरा इतिहास है, तो दूसरी तरफ इसकी आज की एकदम मॉडर्न तेज धड़कन। देखिए, अगर आज के ईरान को समझना है तो इन दोनों ही चेहरों को देखना होगा। एक तरफ है दुनिया की पहली सुपर पावर, महान फारसी साम्राज्य की विरासत, और दूसरी तरफ है इसका धड़कता हुआ दिल, तेहरान, जो 90 लाख लोगों का एक मॉडर्न शहर है। यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट तो ईरान की असली पहचान है। सोचिए जरा, आज से 2500 साल से भी पहले साइरस द ग्रेट ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी थी जो ग्रीस से लेकर भारत तक फैला हुआ था। और ये सिर्फ अपनी मिलिट्री ताकत के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि अपनी प्रोग्रेसिव सोच के लिए भी मशहूर था। परसेपोलिस जैसी जगहें वो सिर्फ राजधानियां नहीं थी, वो एक पूरे साम्राज्य की आत्मा का जश्न थीं। उस महान साम्राज्य की नींव सिर्फ जीत पर नहीं रखी गई थी, बल्कि उन आइडियाज पर रखी गई थी जो अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है साइरस सिलेंडर, जिसे दुनिया का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र भी माना जाता है। जरा सोचिए, ये उस दौर में सहिष्णुता, आज़ादी और सम्मान की बात कर रहा था, जब ज्यादातर साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ ताकत के दम पर चलते थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये विरोधाभास सिर्फ इतिहास और आज में ही नहीं, बल्कि ईरान के भूगोल में, उसकी जमीन में भी कैसे बसा हुआ है। अब तैयार हो जाइए उस आम सोच को तोड़ने के लिए कि ईरान मतलब सिर्फ रेगिस्तान। अगर कोई पूछे कि ईरान की जमीन कैसी दिखती है, तो मन में सबसे पहले क्या तस्वीर बनती है? शायद बड़े बड़े रेत के टीले और सूखी जमीन, है ना? लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। कैस्पियन सागर के किनारे बसे उत्तरी इलाके जैसे गिलान और मजंदरान इतने ज्यादा हरे भरे और नमी वाले हैं कि वो ईरान की हर स्टेरियोटाइपिक इमेज को तोड़ देते हैं। यहाँ चाय के बागान हैं, धान के लहलहाते खेत हैं और घने जंगल हैं। और बात सिर्फ हरियाली की नहीं है, ये जो हिरकेनियन जंगल हैं, जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, वो एक बहुत ही दुर्लभ और नाजुक इकोसिस्टम का घर हैं। इन्हें ये दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि ये दुनिया के कुछ सबसे रेयर जानवरों का आखिरी ठिकाना है। पर यह खूबसूरती बहुत नाजुक है। जंगल का ये खामोश शिकारी, फारसी तेंदुआ, आज विलुप्त होने की कगार पर है। जंगल में 1000 से भी कम बचे हैं। ये नंबर हमें याद दिलाता है कि ईरान का ये छिपा हुआ खजाना कितने बड़े खतरे में है। उत्तर के हरियाली से अब हम चलते हैं पश्चिम के ऊबड़-खाबड़ और प्राचीन पहाड़ों की तरफ। ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखला, जो वक्त की तरह ही विशाल और अटल है। यहाँ जिंदगी आसान नहीं, पर यहाँ के लोगों ने सदियों से कुदरत के साथ एक गहरा रिश्ता बनाया है, सम्मान का रिश्ता। पहाड़ों से उतरकर अब हम ईरान के कल्चरल हार्ट में दाखिल होते हैं। उन शहरों में जहाँ इंसानी समझ, कला और आध्यात्मिकता हर इमारत, हर गली, हर कोने में बसी हुई है। इन शहरों को समझने के लिए हमें सबसे पहले बादगीर को समझना होगा। ये एक तरह से एयर कंडीशनिंग से सदियों पुरानी एक टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो रेगिस्तान की गर्म हवा को ठंडी, ताज़ा हवा में बदल देता है। इंसानी दिमाग का क्या कमाल का उदाहरण है ये। इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल लेकिन बेहद असरदार है। ये ऊंचा सा टावर रेगिस्तान की हवा को पकड़ता है, उससे नीचे एक अंडरग्राउंड नहर की तरफ भेजता है, जहां हवा पानी के ऊपर से गुजरकर ठंडी हो जाती है और फिर पूरे घर में फैल जाती है। इसी कमाल की टेक्नोलॉजी ने यज़्द जैसे शहरों को रेगिस्तान में फलने फूलने का मौका दिया। और अब चलते हैं इस्फहान। इसे यूं ही आधी दुनिया नहीं कहा जाता था। 17वीं सदी में ये शहर ट्रेड, आर्ट और आर्किटेक्चर का एक ग्लोबल सेंटर था। सिल्क रोड पर होने की वजह से यहाँ दुनिया भर के लोग और आइडियाज आकर मिलते थे। यहाँ की मस्जिदें, महल और पुल, ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये आर्किटेक्चर और आध्यात्मिकता का एक जीता जागता कैनवस है। अगर इस्फहान ईरान का दिमाग है, तो शिराज उसकी आत्मा है। ये हाफिज और सादी जैसे महान कवियों का घर है,
जिनकी कविताएं आज भी ईरान की जिंदगी का हिस्सा हैं। यहाँ पोएट्री सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की जुबान पर, उनकी बातों में जिंदा है। यहाँ के बाग, बहता हुआ पानी और फूलों की महक मानो हवा में ही कविता घुली हुई हो। ये वो शहर है जो अपनी शानो शौकत से आपको चौंकाता नहीं, बल्कि अपनी शांति से धीरे धीरे आपके दिल में उतर जाता है। अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर हैं, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि ईरान की कहानी एक अधूरी कविता की तरह है, जिसके कई हिस्से अभी भी लिखे जा रहे हैं और कई पन्ने खोजे जाने बाकी हैं। ईरान का पूर्वोत्तर हिस्सा, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, इसकी पहचान की एक और परत खोलता है। यहाँ संस्कृतियाँ, भाषाएं और परंपराएं आपस में घुल मिल जाती हैं। कंदोवन जैसे गांव जो ज्वालामुखी की चट्टानों को तराश कर बनाए गए हैं, हमें दिखाते हैं कि यहाँ इतिहास म्यूजियम में नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सांस लेता है। ये एक ऐसा इतिहास है जो फुसफुसाया जाता है, चिल्लाया नहीं जाता। और यही सवाल सबसे अहम है। ईरान का ये सफर हमें दिखाता है कि हेडलाइंस के पीछे एक पूरी दुनिया मौजूद है, कला की, इतिहास की, कुदरत की और इंसानी जज्बे की दुनिया। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी जगह, किसी भी संस्कृति को पूरी तरह समझने के लिए हमें उसकी उन कहानियों को सुनना होगा जो अक्सर अनकही रह जाती हैं।